नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी सेंट्रल में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बाजार में हर दिन बदलते ट्रेंड्स, नई खबरें, सरकार के बड़े फैसले और सरकार की नीतियां आप पर कैसे और कितना असर डाल सकती हैं, इस पर हम हर दिन चर्चा करते हैं। और आज भी कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए इस खास शो के साथ। तो आज के शो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पोस्ट ऑफिस वालों की बड़ी डिमांड सामने आई है, जो उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा है 8वें वेतन आयोग को लेकर। उसमें क्या बड़ी डिमांड की गई है, इस पर आज हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। स्पेशली बेसिक सैलरी को लेकर क्या डिमांड है, उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे यूनियन बैंक में 31,000 करोड़ रुपए के हेरफेर के बैंक के ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप किसने लगाए हैं, आरबीआई के पास कैसे ये मामला पहुंचा, आरबीआई क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि क्या अब शेयर बाजार में बड़ा क्रैश आने वाला है। तो इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी सेंट्रल में। धन्यवाद सिमरनजीत। चलिए सर, तो शो की शुरुआत करते हैं। पहले 8वें वेतन आयोग की बात हम कर लेते हैं। तो 8 पे कमीशन, इसकी मीटिंग भी चल रही है। 28 से 30 अप्रैल तक मीटिंग होनी है। अब इसमें जो एक बड़ा अपडेट या बड़ी खबर सामने आई वो ये कि सजेशंस देने की जो लास्ट डेट पहले 30 अप्रैल थी, उसे बढ़ाकर 31 मई अब कर दिया गया है। इसी के साथ अब एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स को अपनी डिमांड्स रखने का ज़्यादा समय भी मिल गया है। और अगर डिमांड्स की हम बात कर ही रहे हैं तो फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एफएनपीओ ने अपने मेमोरेंडम में कुछ मांगे रखी हैं, जिसके तहत पोस्टमैन की बेसिक सैलरी 1,12,000 रुपये की डिमांड की गई है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखने की बात की गई है। साथ ही 8वें वेतन आयोग में ग्रामीण डाक सेवक को भी शामिल करना और 6% की सालाना बढ़ोतरी की यहाँ पर मांग वेतन आयोग के सामने रखी गई है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सजेशंस की डेट बढ़ाकर 31 मई कर दी है, 30 अप्रैल थी पहले, तो क्या सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस आएँ, इसलिए उन्होंने डेट एक्सटेंड की है ताकि और सजेशंस मिलें और सरकार उनको अच्छे से उस पर काम कर सके, उनके सजेशंस के ऊपर, और फिर आयोग फैसला ले सके कि किस तरीके की मांगों को माना जाए। तो क्या आपको लग रहा है सर? नहीं, देखिए सिमरनजीत, जो डेट एक्सटेंड की गई है इसकी डिमांड तमाम कर्मचारी संगठन बहुत पहले से कर रहे थे। एनसीजेसीएम की तरफ से भी जो मेमोरेंडम सौंपा गया था उसके वक्त ये बात कही गई थी 8 पे कमीशन से कि जो पोर्टल बनाया गया है मेमोरेंडम को सबमिट करने के लिए ऑनलाइन, उसमें कई तरह की ग्लिचेस आ रही हैं, मेमोरेंडम सबमिट नहीं हो रहे हैं एम्प्लॉय संगठनों के और एम्प्लॉयज़ के। तो ऐसे में इन ग्लिचेस को दूर किया जाए, जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं उनको दूर किया जाए, और दूसरी तरफ इसकी जो डेडलाइन है उसको भी बढ़ाया जाए ताकि जो संगठन हैं कर्मचारियों के वो ठीक तरह से अपने सारे मेमोरेंडम को दे सकें। और तब ये लग रहा था कि इसकी डेडलाइन को सरकार बढ़ा सकती है। और फिर कल ये शाम को खबर आई कि 1 महीना पूरा बढ़ा दिया गया और 31 मई इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। तो कुल मिला के कर्मचारियों की एक जो बड़ी डिमांड थी मेमोरेंडम को जमा करने को लेकर, उसको मान लिया गया है, 31 मई कर दिया गया है। जो पोर्टल में ग्लिचेस हैं मुझे लगता है वो भी सरकार उनको तेजी से दुरुस्त करेगी। ओके प्रवीण सर, हम देख रहे हैं डिमांड्स तो लगातार आ ही रही हैं। सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी डिमांड्स रख रही हैं, कर्मचारी अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले बात की थी कि टीचर्स ने डिमांड रखी है कि बेसिक सैलरी जो है 1,34,000 रुपये की जाए। अब जो पोस्टमैन की बेसिक सैलरी है 1,12,000 रुपये, इसकी डिमांड अब रखी गई है। तो ये जिस तरीके की बेसिक सैलरी को लेकर डिमांड्स आ रही हैं, फिटमेंट फैक्टर वही सेम 3.83 की बात की जा रही है। कितनी रियलिस्टिक डिमांड सर आपको लग रही है? सरकार क्या विचार ले सकती है इस फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3.83 को? नहीं, देखिए, जो फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है एफएनपीओ, उसने अपना मेमोरेंडम 8 पे कमीशन को सौंपा है जी। और जैसा कि तमाम जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, उनके संगठन हैं,
और कंबाइंड संगठन है वो सब जिस तरह से अपनी डिमांड 8th पे कमीशन को भेज रहे हैं, उसमें अब पोस्टल जो सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी कई महत्वपूर्ण जो है मांगे यहाँ पे सिमरनजीत रखी हैं। पहली बात तो ये है कि जो पोस्टमैन की सैलरी को 1,12,000 रुपये करने की बात कही गई है, जो इनका जो न्यूनतम वेतन है जी। और उसके साथ ही जो बिल्कुल लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उनके लिए वही मांग करी गई है जो आपका NCJCM ने डिमांड उठाई है कि साहब 69,000 रुपये, जो अभी 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है, इसको बढ़ाकर 69,000 रुपये किया जाए। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर और 6% की दर से एनुअलाइज जो इंक्रीमेंट है उसको करने की मांग यहाँ पे की गई है। एक और बड़ी बात कही गई है कि किसी भी एम्प्लॉय की जो पोस्टल डाक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे न सिर्फ मेल्स का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम है, बल्कि एक तरह से बैंकिंग सर्विसेज भी या NBFC की सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस देता है। जो सबसे बड़ी योजनाएं हैं देश की, छोटी बचत योजनाएं, वो दरअसल जो है पोस्ट ऑफिस के जरिए ही चलाई जाती हैं। तो इसलिए कर्मचारियों की जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें 5 प्रमोशन किसी भी एम्प्लॉय के जीवन काल में उसको मिनिमम 5 प्रमोशन मिले, इस चीज़ को गारंटी की यहाँ पे बात कही गई कि इसको आपको शामिल करना होगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है वो है जो ग्रामीण डाक सेवक हैं। बिल्कुल, मैं यही आपसे सर पूछने भी वाला था कि ग्रामीण डाक सेवक को भी 8th पे कमीशन में शामिल करने की डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड इसको हम कह सकते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक अभी तक उनके दरअसल जो नियुक्तियां हैं, हाँ जी, वो रेगुलर नियुक्तियां नहीं होती, या तो संविदा पे होते हैं या कमीशन बेस्ड होते हैं। और अभी अगर आप उनका वेतन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत मामूली 18,000 15,000 से बल्कि शुरुआत होती है और फिर 29-30,000 रुपये तक का उनका वेतन अधिकतम जाता है। तो बेहद कम सैलरी में काम करने वाला ये तबका है, जो कि गांव देहात जैसे जो अनबैंक्ड एक तरह से मैं कहूँ तबका है, उसको ये मेल से लेकर बाकी जो डाकघर की जो सेवाएं हैं जिनमें जमा हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, उस सबको ये मुहैया कराती हैं। तो ऐसे में अगर इनको 8th पे कमीशन के अंतर्गत लाया जाता है तो सीधी बात आप ये समझिए कि जो GDS हैं उसके जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज में एक बड़ा उछाल, यहाँ पे जो 15,000 रुपये सैलरी है उनकी भी आप तकरीबन समझिए, अगर बिल्कुल बेसिक से भी अगर आप मान लीजिए तो 18,000 की अगर 69,000 होती है तो 3 गुना कम से कम या 4 गुना के आसपास मान लीजिए तो 45,000 रुपये के आसपास सबसे मिनिमम सैलरी यहाँ पर GDS वर्कर्स की हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। एक और जो डिमांड जो पोस्टल सर्विसेज से जुड़े लोगों ने की है, वो उन्होंने ये किया है कि जो पेंशन जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती है या उनकी जो पारिवारिक पेंशन है, वो दरअसल अभी पोस्ट ऑफिस के खाते से ही जाती है। मतलब उसका जो बर्डन है वो दरअसल डाक विभाग ही उठाता है। इन्होंने सरकार से ये मांग की है कि ये साहब बर्डन हमारे ऊपर से हटाया जाए, क्योंकि अब वहाँ आपका फिर जब ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं विभाग का डाकघर का, तो वो आपको फिर वहाँ पे लॉसेस नज़र आते हैं या बैलेंस शीट उतनी मजबूत नज़र नहीं आती। जबकि उनका कहना है कि दूसरे जो विभाग हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनका जो पेंशन का पैसा है वो सरकार के कंसोलिडेटेड जो फंड है उससे जाता है। तो इन्होंने कहा है कि साहब हमारा ये पूरा बर्डन यहाँ से हटाया जाए और सरकार अपने कंसोलिडेटेड जो फंड है वहाँ से हमारी पेंशन का पैसा दिया जाए, ताकि जो पोस्टल सर्विसेज से का जो पूरा महकमा है उसके खाते ठीक ठाक दिखाई दे, उनके ऊपर बर्डन इसका ना आए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड यहाँ पे होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अभी तक जितने मेमोरेंडम सौंपे गए हैं, जो डिमांड्स रखी गई हैं, उससे एक चीज़ शायद क्लियर हो रही है कि 8वें वेतन आयोग से जो लोअर लेवल के कर्मचारी हैं उनको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। नहीं, देखिए 3.83 के फिटमेंट फैक्टर पे ज़्यादातर चीज़ें टिकी हुई हैं, वहीं से आपकी सैलरी मोटे तौर पर वहाँ पे इससे तय होगी। तो इस अगर फिटमेंट फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो
जो बैंड हैं या लेवल्स हैं उन सब में एक जैसी बढ़ोतरी आपको होती हुई दिखाई देगी। एक बड़ी मांग जो ज़्यादातर संगठन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो तमाम लेवल हैं इनको मर्ज करने की बात कही जा रही है। जैसे दूसरे और तीसरे को तीसरे में मर्ज कर दीजिए, अलग अलग संगठनों की, चौथे पांचवें को पांचवें में मर्ज कर दीजिए। ऐसे जो मर्ज करने की बात है ताकि वहां पर सैलरीज में जो गैप, दो अलग अलग पे लेवल के, एक तो बहुत सारे पे बैंड हैं अलग अलग, वो आपके कम हो जाएंगे लेवल, और दो पे बैंड के बीच में जो सैलरी का गैप है दरअसल उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। ओके, ठीक है सर। ये तो चलिए हम सैलरी हाइक की यहाँ पर बात कर रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि कितना सरकार पर दबाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर क्या असर होगा सर, इन पर भी तो नज़र बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि असर तो यहाँ पर भी पड़ेगा। नहीं तो वो सरकार ने साफ तौर पे अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे इस बात को संबंधित कह दिया था कि साहब आप जो सिफारिशें देंगे 8वां वेतन आयोग, वो इन बातों को मद्देनजर रखें कि देश के आर्थिक हालात कैसे हैं, खजाने की स्थिति कैसी है, जो पूरी अनिश्चितता का माहौल है, उन सब तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद ही आप सिफारिशें यहाँ पर दें। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी बवाल भी हुआ था कि साहब इस तरह की बातें क्यों लिखी जा रही हैं, जब आप 10 साल में एक बार सैलरी हाइक करते हैं तब भी जो तमाम आर्थिक हालात और उस सब का हवाला क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पैसा आएगा सिस्टम में आएगा, लोग खर्च करेंगे तो वापस इकोनॉमी घूमेगी, अलग अलग कारोबार चलेंगे, तो वो सब तो वही कहानी है जो लगातार बिल्कुल चली रही है। पिछले आप समझिए कि नवंबर में आयोग का गठन हुआ था और तभी TOR आई थी, तब से यही सब चीज़ें बार बार आ रही हैं। चलिए प्रवीण सर, नज़र तो बनी ही रहेगी कि 8वें वेतन आयोग में किन डिमांड्स को माना जाता है और कब इसे लागू किया जाता है। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का, जो कि यूनियन बैंक से जुड़ी हुई है। दरअसल यूनियन बैंक पर ये आरोप लगा है कि बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत में अपनी बैलेंस शीट को बेहतर दिखाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की विंडो ड्रेसिंग की है। आरोप है कि बैंक ने 28 से 31 मार्च के बीच में भारी मात्रा में कासा अकाउंट्स खोले गए और 2 अप्रैल के बाद उनमें से 12,000 करोड़ रुपए अचानक गायब हो गए। अब खबर का असर ये हुआ, अगर शेयर्स की बात करें तो आज शेयरों पर दबाव नजर आया यूनियन बैंक के शेयरों पर, और 1.5 से 2% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो विंडो ड्रेसिंग वर्ड आ रहा है यूनियन बैंक में हुई है, विंडो ड्रेसिंग क्या है, यूनियन बैंक का मामला क्या है सर, क्या हेरफेर हुई है, और वो भी 31,000 करोड़, कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं है। नहीं देखिए, हेरा फेरी कहना दुरुस्त नहीं होगा कि 31,000 करोड़ की हेरा फेरी हुई है। आंकड़ों के साथ फेरबदल या आंकड़ों के साथ हेरा फेरी करने की आप बात इसको मान सकते हैं। अब कासा का मामला है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का, उस चीज़ को भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जैसा आपने सवाल किया कि साहब विंडो जो ड्रेसिंग है ये क्या होती है, तो मोटे तौर पर हम सब के लिए, दर्शकों के लिए इसको समझना, इस लिहाज से हम इसको समझ सकते हैं कि ये दरअसल एक कॉस्मेटिक सा चेंज है जो आप एक टेम्परेरी बदलाव करते हैं, एक शॉर्ट टर्म जो फंड्स हैं उसको लेन देन इस तरह से करते हैं ताकि बैंक की बैलेंस शीट मजबूत दिखाई दे, बैंक के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो एकदम बढ़िया, चंगे, दुरुस्त दिखाई दें। तो उसके लिए एक ये बदलाव किया जाता है और इसको सही नहीं माना जाता। अब यहीं से बात आ जाती है कि साहब जो कासा अकाउंट्स हैं, जो कासा डिपॉजिट्स हैं बेसिकली, उसमें आखिर यूनियन बैंक में हुआ क्या और ये पता कैसे चला। तो बेसिकली एक बैंक के ही विसल ब्लोअर या जो अंदरूनी व्यक्ति हैं उन्होंने RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में बैंक में हुई इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं इसकी शिकायत की गई है। और ये चिट्ठी बाद में बाहर आ गई और तमाम मीडिया संस्थानों में ये चिट्ठी छपी है। बैंक का भी हालांकि इस सब पे अपना स्पष्टीकरण आया। बैंक ने कहा कि साहब ये अनवेरीफाइड लेटर है, इसमें अनवेरीफाइड जो बातें हैं वो कही गई है, हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, प्रॉपर ऑडिट होके आए हैं और उनको चाहे तो कोई उनकी तस्दीक कर सकता है। तो बैंक के एंड पर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब मसला क्या हुआ, साल के आखिर में जब वित्त वर्ष खत्म होता है कोई भी, तो उस दौरान बैंक अपनी
चूँकि पूरे का पूरे अकाउंट्स को लेजर मिलाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तो इस दौरान जो आपके जो अकाउंट हैं या बाकी बैलेंस शीट है उसमें ऊपर नीचे चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती हैं, ये चीज़ होती है। लेकिन बैंक यहाँ क्या हुआ कि जो आपके कासा बैलेंसेस हैं इसमें एक अचानक जंप आपको दिखाई दिया 28 तारीख से 31 तारीख तक, जैसा आपने बताया था जी। और वो पूरा का पूरा थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं था, वो कासा डिपॉजिट्स में 31,000 करोड़ रुपए का एकदम से उछाल दिखाई दिया। इस सब को भी ये माना गया कि चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जब बैलेंस शीट्स को पूरे को उनका कैलकुलेशन किया, गुणा भाग किया, तो उसको एडजस्ट किया तो ये नंबर आपको निकल कर आया। लेकिन गड़बड़ी कहाँ से लगी वो पता चली, वो इस बात से उसका आरोप लग रहा है कि साहब 2 अप्रैल तक के बीच में, फिर 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, उसके ठीक बाद इसमें सीधा शार्प जो है करेक्शन दिखाई दिया, या कासा जो डिपॉजिट्स है उसमें गिरावट दिखाई दी, और ये पूरी की पूरी 12,000 करोड़ रुपए की गिरावट जो है वो कासा में। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये कौन से अकाउंट होते हैं या इनका डिपॉजिट्स को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? वो ऐसा होता है कि जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स हैं इस पर बैंक को ब्याज कम देना पड़ता है। करंट अकाउंट पे तकरीबन 0% का ब्याज होता है, सेविंग अकाउंट पे 2-2.5% से 5-6% तक अलग अलग बैंक अपने हिसाब से देते हैं। तो ये डिपॉजिट्स दरअसल बैंक की वास्तविक सेहत को बताते हैं सिमरनजीत। इससे पता चलता है कि बैंक कितना मजबूत है और डिपॉजिट्स कैसे आ रहे हैं। क्योंकि लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं तो यहाँ से बैंक को जो बैंक लेंड करता है, पैसा उधार देता है, वहाँ पे आपको स्प्रेड ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे आपको मुनाफा ज़्यादा होता है, जो NII की जिसकी हम लोग बार बार अक्सर बात करते हैं। तो इसको लेकर फिर सवाल पैदा हुए कि आखिर ये अचानक से जो कासा डिपॉजिट्स हैं इसमें 12,000 करोड़ का गिरावट अचानक से कैसे आई। अब जानकार इस बात को कहते हैं कि किसी भी बैंक के कासा डिपॉजिट्स में जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जो कस्टमर लेड ग्रोथ है, कि साहब आप आए, आपने खाता खुलवाया और पैसे जमा किए, एक दूसरा बंदा आया, उसने करंट अकाउंट खुलवाया, किसी ने सेविंग अकाउंट खुलवाया, तो ये खुलाना एक जो नॉर्मल प्रोसेस है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, वो यहाँ पे ये नज़र नहीं आती कि अचानक शूट किए 31,000 करोड़ पे, हजारों खाते खोले गए और सेम डे बंद भी किए गए। इसमें ये भी बात कही गई। तो इसलिए कहा गया, इस बात का आरोप लगाया कि यहाँ पे बैंक में विंडो ड्रेसिंग का सहारा लिया गया ताकि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, ये जो कासा आपके डिपॉजिट्स हैं, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके पूरे ईयर के दौरान। और इसीलिए उन्होंने, जो विसल ब्लोअर है, उन्होंने MD और CEO पर भी इस बात का आरोप लगाया कि साहब ऐसा नहीं है कि बैंक के निचले लेवल के कर्मचारियों ने ही ये कुछ किया हो गड़बड़ी, इसकी जानकारी बैंक के टॉप लेवल के मैनेजमेंट को भी थी और उनकी सहमति के बाद ही इस तरह की चीज़ें की गई। तो कुल मिला के बैंकों को लेकर ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो सर, जिस तरीके का पैटर्न ये यूनियन बैंक ने अपनाया है अपनी बैलेंस शीट अच्छी दिखाने के लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक बैंक तक सीमित रह सकता है? ये और भी तो बैंक है, वो भी ऐसा करते होंगे बैलेंस शीट अच्छी दिखाने के लिए? ये अब इस बात के ही सवाल उठ रहे हैं और यही बात यहाँ से ज़्यादा बड़ा कंसर्न उभर कर सामने आ रहा है कि अगर RBI इस मामले की तह तक जाता है और जांच करता है, तो क्या दूसरे बैंक भी, निजी सेक्टर के बैंक, जो बड़े बैंक हैं, क्या उनमें भी इस तरह की गड़बड़ियाँ दिखाई दे सकती हैं कि साहब कासा डिपॉजिट्स को ऊंचा, अच्छा खासा, अच्छा इसका एक फ़र्क ये पड़ता है कि आपके जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स मजबूत होते हैं, कासा डिपॉजिट्स अच्छे दिखाई देते हैं, तो लोग शेयरों की भी खरीदारी के लिए वो जाते हैं। तो एक सेंटिमेंट किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर बनाने के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया गया? अगर रिजर्व बैंक की जानकारी में इस तरह की चीज़ें पुख्ता तौर पर आई, तो ये मानकर चलिए कि बैंकों पर, जो भी बैंक इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, एक्टिविटीज़ में, उन पर लंबे चौड़े जुर्माने बैंक रिजर्व बैंक वहाँ पर उन पर लंबे चौड़े जुर्माने लगा सकता है और अधिकारियों पर भी कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं जी। तो सिमरनजीत, केवल बात असल में अब जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मामला आया है या इससे जुड़े अब बैंक, क्या और बैंक पकड़े जाएंगे, इसमें सिर्फ इतना नहीं है। आप याद कीजिए, ये विसल ब्लोअर का मामला आया, इससे पहले HDFC का मामला आया था। बिल्कुल। जब वहाँ पे पार्ट टाइम जो चेयरमैन थे अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और एक जो है सवाल कुछ ऐसे उठाए थे जो असहज करने वाले थे बैंक मैनेजमेंट के लिए भी,
आरबीआई को भी उसमें आके सफाई देनी पड़ी कि नहीं साहब, गवर्नेंस को लेके कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसी तरह की बातें जो विसिल ब्लोअर ने इस चिट्ठी में की हैं, इसी तरह की बातें अतानु चक्रवर्ती ने भी की। बिल्कुल। एथिक्स के इश्यू उठाए, तमाम बातें कही। उसके बाद बैंक को अपने जो दुबई में या जो 81 बॉन्ड को लेके जो जिस तरह की मिस सेलिंग थी, वो मामला निकलकर सामने आया। बैंक को तकरीबन 1 दर्जन लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा। जी। दुबई में पूरा का पूरा जो ब्रांच का बिजनेस है उसमें नए ऑनबोर्डिंग से दुबई की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उसने रोका। तो वहाँ फिर कई बड़े सवाल फिर वहाँ पे निकल के सामने आए कि साहब बैंकों में आकर एथिकल लेवल पर चल क्या रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, यूनियन बैंक देखें, पीएसयू बैंक है, हम कह सकते हैं कि सरकारी बैंक है, पीएसयू बैंक है। अब जब इस बैंक के अंदर ऐसा हो रहा है, पीएसयू बैंक के अंदर, तो प्राइवेट सेक्टर पर तो फिर क्या ही उस पर और ये एक पूरी चेन अब हमको नजर आती है। बिल्कुल। जिसमें आप हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए। हाँ, मैं यही आपसे बात करने वाला था कि प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, अभी आपने एचडीएफसी का जिक्र किया यहाँ पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो हरियाणा का 590 करोड़ रुपए का केस आया था, फिर उसके बाद कोटक बैंक का आया था 160 करोड़ रुपए के आसपास का, उसमें हुआ था। तो पूरा दोनों मामलों में सरकारी पैसा बिल्कुल होता। और सर सबसे बड़ा, अभी हमने बातचीत भी थोड़े दिन पहले उस पर की थी, राजकोट से जो मामला आया था 2500 करोड़ का, जिसके अंदर बैंक के अधिकारी खुद शामिल थे, जो पूरा साइबर फ्रॉड उसके अंदर हुआ। प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है। पीएसयू बैंक से सर इस तरीके की खबर आ रही, तो सवाल आम ग्राहक के लिए, जो उसके कस्टमर हैं, आम ग्राहक का पैसा जो जमा है, जो उसने जीवन भर की अपनी कमाई एफडी में जमा कर रखी है, आरडी कर रखा है, ये सेविंग अकाउंट है, उसके लिए तो सर बड़ी समस्या है, हर तरफ से ही समस्या है फिर। नहीं बिल्कुल, देखो, और ये बात सिमरनजीत मैं बार बार कहता हूँ, तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि साहब बैंकों का पूरा बिजनेस जो है वो ट्रस्ट का बिजनेस है, ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है, जहाँ पे कि एक कस्टमर और बल्कि बड़ी तादाद में कस्टमर्स आपके पास जी इस भरोसे के साथ जाते हैं कि जो वो पैसा आपके पास रख रहे हैं वो पैसा सुरक्षित है जी। और इसीलिए मैं इस कहानी को भी कई बार बता चुका हूँ, कह चुका हूँ कि इसी वजह से रिजर्व बैंक ने भारत में कभी बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिए। एक लंबा संघर्ष इस बात का चला कि साहब क्या देश में जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनको बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। और तब आरबीआई ने एक बड़ा फर्म रुख अपनाया कि साहब बैंकों के लाइसेंस जो है मिलना या चलाना, बैंक को फिट एंड प्रॉपर का एक टर्म आता है उसमें कि क्या आप बैंक चलाने के लिए या बैंक के सीईओ बनने के लिए फिट एंड प्रॉपर हैं जी, क्या आप उसकी योग्यता रखते हैं। और इसीलिए आरबीआई ने कभी बैंकों के लाइसेंस आप अगर कुछ मामलों छोड़ दें, यस बैंक का छोड़ दीजिए या आप बाकी 1-2 बैंक उनका छोड़ दीजिए, आरबीआई ने कभी बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को, अंबानी अडानी, कभी किसी को लाइसेंस नहीं मिले, क्योंकि ये ट्रस्ट का इश्यू है। और जब एक कॉरपोरेट हाउस के पास अगर बैंकिंग लाइसेंस पहुंचता है तो वहां से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का एक मामला पैदा होता है। यहाँ अब हम ये देख रहे हैं कि जिन पर जो सरकार के अधीन आते हैं बैंक, वो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, जो निजी हाथों में वो भी गड़बड़ी कर रहे हैं। ग्राहकों को दरअसल जो आप हल्के में लेने का या ग्राहकों की को नज़रअंदाज करने की जो हैबिट है वो अब बैंकों में बहुत बड़े तौर पर दिखाई देने लगी है। 1-1.5 साल पहले की बात है जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला आया था महाराष्ट्र में, जहां पूरा का पूरा बैंक को आरबीआई को अपने कंट्रोल में लेना पड़ा था, मॉरेटोरियम लगा दिए गए थे जमा निकालने से। उससे पहले यस बैंक का इतना बड़ा मामला है। तो कुल मिलाकर बैंकों का जो ट्रस्ट का मामला है वो एकदम हिलता हुआ पिछली अगर आप कुछ घटनाओं को देखेंगे तो नजर आता है। बिल्कुल। और सर एक चीज़ और यहाँ पर जानना चाहेंगे, एक छोटा सा आपसे मैं यहाँ पर आंसर चाहूँगा कि जिस तरीके से जो अब सरकार इंश्योरेंस देती है, मान लीजिए बैंक में मेरा पैसा जमा है, सरकार इंश्योरेंस 5 लाख तक पे ही देती है कि अगर कुछ भी होता है तो आपको 5 लाख तक वापस मिल सकते हैं, चाहे आपका 10 लाख जमा है, 15 लाख जमा है। तो आपको लगता है कि ऐसे जो अभी ये सिचुएशंस आ रही हैं, जो ये इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, सरकार को इसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए ताकि ग्राहक तो अपने आप को सुरक्षित फील करें? नहीं, ये जो मामला है इंश्योरेंस जो लिमिट बढ़ाने की, इसको लेके काफ़ी चर्चा तब पैदा हुई थी जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला आया था, जब वहाँ बड़ी गड़बड़ी आई थी सामने। तब ये बात बहुत ज़ोर शोर से उठी थी कि सरकार अब इस लिमिट को, आपका बैंक में कितना पैसा सेफ रहेगा, उस लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख या 15 लाख कर सकती है। इस तरह के और
सरकार की तरफ से भी जो सेक्रेटरी है उनकी तरफ से बयान आया कि सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन बाद में मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और अब वो चीज़ फिर बहस से बाहर हो गई जी। लेकिन ये मामला ऐसा है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। रिजर्व बैंक जो DICGC जो कॉरपोरेशन है जो आपका पूरा पैसा इंश्योर करता है बैंकों के जरिए, उसको लेकर भी एक अपडेट ये था कि रिजर्व बैंक ये चाहता है कि साहब जो आप प्रीमियम लेते हैं अभी वो यूनिफॉर्म है प्रीमियम जी। जो भी बैंक हो, चाहे ज़्यादा रिस्क लेने वाला बैंक हो चाहे कम रिस्क लेने वाला बैंक हो, आप पर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो एक समान है आपका, हर 100 रुपये पे संभवतः 12 पैसे का। तो इसको भी बैंकों के क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से कम या ज़्यादा, यानी जो बैंक ज़्यादा रिस्क लेते हैं उनको ज़्यादा प्रीमियम चुकाना चाहिए, इसकी भी बात आई थी। लेकिन अब सारे मामले अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा कि ठंडे पड़े हुए हैं। चलिए ठीक है सर, ये जो मामला हुआ है यूनियन बैंक के अंदर, इस पर भी नज़र बना के रखेंगे कि आगे क्या अपडेट इसमें सामने आता है। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का, और दरअसल जिस तरीके से आप जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, US ईरान वॉर चल रही है, उसे देखते हुए मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के ऑथर और दिग्गज इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने मार्केट में बड़ी गिरावट का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा है कि 2026 से 2027 के बीच स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा और ये गिरावट बहुत भयावह होगी। कियोसाकी ने इसकी तुलना ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी से की है। और वैसे अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन फिलहाल खत्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ईरान US के बीच भले ही फिलहाल सीज फायर है, लेकिन ट्रंप ने एक ऐसा बयान अब दिया है जिसके बाद क्रूड के दाम जो हैं वो $126 पर बैरल तक भी पहुंचते हुए नजर आए हैं। इससे पहले जब 2008 की मंदी आई थी उस दौरान क्रूड की कीमतें $147 तक जाती हुई नजर आई थी। तो सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक के बाद एक नए बयान देते हैं, उसके बाद उथल पुथल देखने को मिलती है। आज भी अगर आप देखें सर तो क्रूड के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, $126 तक वो पहुंचते हुए नजर आए पर बैरल तक। इस बीच कियोसाकी की जो है वार्निंग आई है कि बाजार क्रैश हो सकता है 2026 में 2027 के बीच में। आपको लग रहा है कि जिस तरीके की टेंशन चल रही हैं, संभव है कि बाजार में एक क्रैश आ सकता है, या फिर एक फियर नैरेटिव आप इसको मानते हैं सर? देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी कई बार और पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे तो बार बार इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि साहब बाजार में एक बड़ा क्रैश आ सकता है, आप संभल कर रहिए, आप अपने पैसे को कैसे डिप्लॉय करना है उसको लेकर रणनीति बनाइए जी। और जो ग्रेट डिप्रेशन की बात रॉबर्ट कियोसाकी कर रहे हैं कि 2026-27 का जो टर्म है ये उन्होंने संभवतः पहली बार यूज किया है कि इसी साल आपका एक बड़ा क्रैश मार्केट में आ सकता है। अब तक संभवतः ये बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने ये कहा था कि बाजार में एक क्रैश बड़ा आ सकता है, लेकिन अब एक वो प्रॉपर एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि साहब 26-27 में ही बड़ा क्रैश बाजार में आ सकता है। और क्रैश थोड़ा बहुत नहीं होगा या मामूली नहीं होगा, तुलना वो इसकी ग्रेट डिप्रेशन से कर रहे हैं। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929-30 के दौरान, और वो अमेरिका का क्या मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ी मंदी थी। उसके बाद 2008 की भी जो मंदी आई थी वो जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके जैसी नहीं थी, ऐसा माना जाता है। अब उन्होंने इसको लेके कुछ बातें कही हैं कि साहब ये जो बड़ा क्रैश आएगा, जायंट क्रैश आएगा, इसको लेकर इसमें क्या करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि साहब इस तरह की जब क्रैश आते तो अमीर उसके बाद ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, गरीब उसके बाद और गरीब बन जाते हैं। तो एक सवाल बेसिक सा उन्होंने उठाया कि आखिर आप या एक सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं अमीर बन पाता और क्राइसिस का फ़ायदा कैसे नहीं उठा पाते लोग। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि साहब इससे पहले जब जब गिरावट आई है, क्रैश आई है, हर बार मैं और ज़्यादा अमीर बनकर इससे निकला हूँ। बिल्कुल। तो अब भी इस बार भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो क्रैश आने वाला है ये सबसे बड़ा मौका होगा, आप यहाँ पर पैसा लगाइए, क्योंकि ये वो स्थितियाँ होंगी जहाँ पे कि ज़्यादातर जो असेट्स हैं उनके प्राइसेस जो है वो बहुत नीचे आ जाएंगे, और यही मौका होगा जहाँ से आपके अमीरी का रास्ता खुल सकता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उन्होंने कही है। ओके, अच्छा सर, रॉबर्ट कियोसाकी ने तो ग्रेट डिप्रेशन का जिक्र किया है,
आपको क्या लगता है कि उतनी ही बड़ी मंदी हो सकती है, या फिर 2008 जो हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा उतनी बड़ी मंदी आप मान के देखिए चल रहे हैं अगर आती है 2008 मैं आपको बताऊं 2008 की मंदी जी मैंने मतलब देखी, क्योंकि जी मैं उस वक्त जॉब में था, नौकरी में था। तो वो भयावह हालात थे उस वक्त के भी, हमने बड़े लेवल पर, जबकि अमेरिका में ये पूरा का पूरा सब प्राइम क्राइसिस आया था, जी भारत पर भी और पूरी दुनिया पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा था, मार्केट से लेके जॉब सेक्टर हो या तमाम अलग अलग फील्ड हो उनमें। तो उस तरह का या उससे बड़ी अगर मंदी आती है तो मुझे लगता है दुनिया के लिए ये बहुत बुरी चीज़ होगी, बहुत ख़राब चीज़ होगी। हज़ारों लाखों नौकरियां जाएंगी, कारोबार तबाह होंगे, जी मार्केट्स के क्रैश होने का सीधा असर आम लोगों की ज़िंदगी तक वहाँ पे फिर दिखाई देगा। कोशिश मतलब उम्मीद हम सब ये करें कि ऐसा न हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं आप देखिए 2021-22 से जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई जी तब से लेकर अभी तक, और बल्कि उससे अगर आप थोड़ा और पहले ले लीजिए तो 2019 के आखिर में कोविड शुरू हो गया कोविड से था। बिल्कुल तो 2019 के आखिर से लेकर और अब तक 2026 में जब अभी हम हैं, हालात कभी सामान्य होते हुए नजर नजर नहीं नहीं आए। आया, बिल्कुल सर। कभी गाजा और इजराइल की लड़ाई हुई, कभी इजराइल और लेबनान की लड़ाई हुई, अब आकर जब कुछ चीज़ें थम रही थी तो रूस और ये अमेरिका और ईरान और इजराइल की और पूरा इस मिडिल ईस्ट में लड़ाई छिड़ गई। पूरे के पूरे ऑयल के जो सप्लाई रूट्स हैं वो चौक कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए। तो पूरी दुनिया ऑलरेडी एक क्राइसिस में दरअसल है, और इसके बाद अगर मार्केट्स में बड़ा क्रैश आता है या लड़ाई अगर मान लीजिए यहाँ से जैसा ही अब हालात नज़र आ रहे हैं, जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया है कि साहब अब मुझे एक अच्छा व्यक्ति न माना जाए, अब मैं तैयार हूँ। अमेरिकन जो फौज है माना जा रहा है कि उसने राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात के ऑप्शन बताए हैं कि अब जो ईरान पर स्ट्राइक होगी वो किस तरह से की जा सकती है, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। और इसके बाद अगर बातचीत फेल होती है, ईरान अभी भी अपने रुख पे अड़ा हुआ है। ईरान ने कहा कि आपका ब्लॉकेट फेल हो गया, अमेरिका कह रहा है कि मेरा ब्लॉकेट ऐसा सफल हुआ है कि जिसमें पूरा ईरान की इकोनॉमी तबाह हो गई। तो एस्केलेट यहाँ से अगर चीज़ें होती हैं तो नेक्स्ट लेवल पर आपको लड़ाई पहुँचती हुई दिखाई देगी। भारत के लिए भी ये बड़ा खतरा होगा। तो कुल मिला के जो कियोसाकी साहब है वो कह रहे हैं कि साहब कर्ज बढ़ रहा है, आपका जो मनी की सप्लाई है, लिक्विडिटी है, वो आपकी बढ़ रही है, और इन सब मौके में जो है वो गिरावट आएगी। आपको धैर्य से काम रखना है, काम करना है। और जो एक और बड़ी चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि साहब ये मौका जो है इसमें आप पैसा लगाएं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर फेल होते हैं वो इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि उनके अंदर वित्तीय समझ नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना है। और एक और चीज़ कह रहे हैं कि एक्टिव इनकम के साथ ही आपको अपनी पैसिव इनकम को भी खड़ा करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी पिछले लंबे समय से ये कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाओ, जितना पैसा। बिटकॉइन का भी वो जिक्र करते हैं, हालांकि हम गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे यहाँ पर। गोल्ड सिल्वर आप जानते हैं ऑलरेडी इतने हाई पर पहुँच के नीचे वहाँ से आ चुके हैं, कूल ऑफ होते हुए नज़र आए हैं। सिल्वर 4,20,000 पर पहुँच गई थी जनवरी एंड में, गोल्ड 1,85 पर पहुँच गया था। अभी खैर दोनों नीचे हैं। आपको लग रहा है कि सबसे सेफ एसेट्स अभी भी यही हैं? क्योंकि एक नैरेटिव ये था कि जब जब वॉर होती हैं, कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो गोल्ड सिल्वर में तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन पिछले अगर हम 2 महीने देखें जब से यूएस और ईरान के बीच में शुरू हुआ है वॉर, तो दोनों लगभग उसी रेंज में कारोबार कर रहे हैं, तेज़ी कोई खास उसमें देखने को मिली नहीं है। तो लग रहा है कि आगे भी जो गोल्ड सिल्वर को माना जाता है सेफ हेवन, वो कंसेप्ट वो जारी रहेगा और इसमें पैसा लगाया जा सकता है। नहीं, देखिए इसको लेके एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक दौर था जब आपका गोल्ड और मार्केट दोनों उल्टे डायरेक्शन में चला करते थे। हम सब ने देखा कि अगर मार्केट चढ़ा है तो गोल्ड सिल्वर डाउन है, अगर मार्केट गिरा है तो गोल्ड चढ़ा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दोनों एक साथ आपके चलते हुए या गिरते हुए दिखाई दिए। बाजार भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, बाजार चढ़ रहा है, गोल्ड भी चढ़ रहा है। तो ये हमने पूरा एक दौर देखा। और इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो बार बार इसी बात को कहते हैं कि साहब जो करेंसी है वो आपकी बेकार है, सरकारें जी भर के नोट छाप रही हैं जी, और इन नोट्स की रद्दी के अलावा कोई वैल्यू बचेगी नहीं। मार्केट्स भी बेकार हैं जैसा वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो रियल एसेट्स हैं
वही आपको आगे चलकर काम आएंगी, और रियल एसेट्स में वो गोल्ड, सिल्वर और फिर आपका क्रिप्टो करेंसी को गिनते हैं। तो आगे जाकर गोल्ड को लेकर एक जो डॉयचे बैंक का अनुमान आया है, उसमें भी कहा गया है कि आगे जाके मजबूत रह सकता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो लगातार इस चीज़ को लेकर बुलिश बने हुए हैं कि साहब चांदी और सोना ही आपको अमीर बनाएंगे। चलिए, डॉयचे बैंक का आपने जिक्र किया सर, बहुत हम कहें कि बड़ा उछाल की वो बात कर रहे हैं अगले 5 साल के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट में $8,000 जो अभी $4,500 के आसपास है, और अगर इंडियन करेंसी में देखें तो वो 7.5 लाख इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजार में 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है गोल्ड। अभी जो 1.5 लाख रुपए है, यानी कि डबल हो सकता है। लेकिन खैर देखना ये भी होगा कि जो रॉबर्ट कियोसाकी दावा कर रहे हैं क्रैश का, ये वाकई उनकी भविष्यवाणी सच होती है या नहीं होती, और गोल्ड सिल्वर के दाम कहाँ तक जाते हुए नजर आएंगे, इस पर भी आगे नज़र बनी रहेगी। तो प्रवीण सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे मनी सेंट्रल में नए मुद्दों और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।